हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है। जनरली अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसे कि ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, कलर हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं। और वो मॉडर्न थ्योरीज कौन कौन से हैं? वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि जिसे VBT के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या CFT कहा जाता है, लिगैंड फील्ड थ्योरी यानी कि LFT, और साथ ही साथ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसे MOT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड की बात करें, बॉन्डिंग किस में हम पढ़ रहे हैं, वो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो बॉन्डिंग बताने के लिए कुछ थ्योरीज हैं, जिनमें से सबसे पहली थ्योरी की हम बात करेंगे और वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या जिसे हम शॉर्टकट में VBT के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग सिर्फ दो थ्योरी पढ़ेंगे, वो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ मेन एजम्पशंस थे, और वो एजम्पशंस कौन कौन से हैं कि द सेंट्रल मेटल आयन और एटम in the complex makes available a number of vacant orbitals for the formation of coordinate bonds with the ligand। ध्यान रखिएगा, assumptions की बात करने जा रहे हैं, तो assumptions का मतलब क्या है, यानी कि इनके पॉइंट्स क्या हैं मेन, या पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट है वो है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ठीक है, एटम या फिर आयन इन द कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सीधे सीधे समझिए, शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। इनके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड के साथ बना पाएंगे। ठीक है, द रिक्विसाइट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। The requisite number of atomic orbitals of SPD of the metal atom are ion, SPD of the मेटल एटम और आयन। ठीक है, द रिक्विसाइट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल SPD of the metal atom or ion hybridized to give a set of equivalent orbitals, hybridized to give a set of equivalent हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो भी डेफिनेट ज्योमेट्री के ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर किस किस प्रकार के यहाँ पे ज्योमेट्री बनाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे।
तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये आपका sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, और साथ ही साथ ये आपका dsp2 हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं तो इनका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और अगर dsp2 है तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। अगर dsp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो ऐसे समय में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये या तो sp3d2 होगा या फिर d2 sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसे हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। कौन सा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो मेटल एटम है या आयन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ताकि वो क्या बना सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ लिगैंड्स, ये क्या कर सके, बना सके, ताकि लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल को मिल सके और उनको वो क्या बना सके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उपसहसंयोजक बंध बना सके। और साथ ही साथ दूसरा जो मेन एजम्पशन था वो था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं sp_d, ये आपस में हाइब्रिडाइज करके क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है, ठीक है। अगला है द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन में बी आइदर इनर d ऑर्बिटल और आउटर d ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर d ऑर्बिटल की बात करें और d ऑर्बिटल s से पहले लिखा है तो ये इनर d ऑर्बिटल होगा, लेकिन s के अगर बाद लिखा है तो ये कैसा होगा, आउटर d ऑर्बिटल होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, d ऑर्बिटल, ये या तो इनर हो सकता है यानी कि n-1 वाला d, या फिर आउटर हो सकता है, या जिसे हम nd के नाम से जानते हैं। तो d ऑर्बिटल दो तरीके का होता है, वो है इनर n-1d या फिर आउटर d ऑर्बिटल से nd के नाम से जानते हैं, ठीक। ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने भी लिगेंड्स होते हैं, अगला जो एजम्पशन है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, जितने भी लिगेंड्स हैं जिनके पास वन लोन पेयर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ईच लिगेंड्स हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल, ईच लिगेंड्स हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, वन ऑर्बिटल इनमें कम से कम पाया जाता है, कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली इनमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक लिगेंड के पास क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। The empty hybrid orbitals of metal atom or ion overlap with the filled orbital of the ligand to form coordinate bond। ध्यान दीजिएगा, empty hybrid orbitals, empty hybrid orbitals of metal atom or ion, of metal atom or ion overlap with the filled orbitals of the ligand, overlap with the
filled ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। किससे ओवरलैप करते हैं? फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या करते हैं? टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करने के लिए लिगेंड्स से ओवरलैप कर जाते हैं कौन? एम्पटी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। किसके? मेटल एटम या आयन के। ठीक है। ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द हुन्स रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। हुन्स रूल यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको फॉलो करना है। ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स द इलेक्ट्रॉन मे बी फोर्स्ड टू पेयर अप अगेंस्ट हुन्स रूल। ध्यान दीजिएगा, हुन्स रूल को फॉलो करना है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक, पेयरिंग अकर्स। ठीक है। अगेंस्ट हुन्स रूल। हुन्स रूल के अगेंस्ट क्या होता है? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब भी कभी हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे तो जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर लगे हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हुन्स रूल के अगेंस्ट है। ठीक। लेकिन अगर वीक लिगेंड्स हों तो वीक लिगेंड्स के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होती, नो पेयरिंग। ठीक है, नो पेयरिंग, ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे, ये तो एजम्पशंस हो गए। एजम्पशंस के बाद अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी की बात करें तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्सेस के जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। एग्जाम्पल्स हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, जिनमें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हुन्स रूल को अप्लाई करते हुए दिखाना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को दिखाना है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं ये आपका है, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इससे क्या पता चलता है? ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम देखें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखिएगा कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो या तो D2sp3 है या फिर sp3d2 है। ठीक है, अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और यहीं पे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो यहाँ पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ठीक है, इनर ऑर्बिटल के अंतर्गत जनरली हम क्या कहते हैं? n-1d का यूज करते हैं, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो d है वो आपका nd होता है। ठीक है, n-1d किस में होगा? वो आपका इनर में होता है। यानी कि अगर D2sp3 की बात करें तो द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसे हम क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं।
ठीक है। और इसी के साथ साथ इन दिस टाइप ऑफ complexes there are lesser number of unpaired electron or no unpaired electrons because the electron of the metal are forced to pair up। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, लो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और नो नंबर, या एक तरीके से लिख सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी बहुत कम होंगे। ठीक है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स आर फोर्स्ड टू पेयर अप। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स आर फोर्स्ड टू पेयर अप, और पेयर अप होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें होता है। ठीक है, यहीं पे sp3d2 के अंतर्गत देखें। अच्छा, कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे कि आपका FeCN6 3 माइनस, FeCN6 3 माइनस ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, या फिर कोबाल्ट NH3 3 माइनस, कोबाल्ट 3 माइनस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे अगर sp3d2 देखें तो d बाहर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स होने के कारण ये इनका पेयरिंग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा इनका पेयरिंग जनरली नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आयरन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, FeH2O6 3+, ये एक एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ आपका कोबाल्ट F6 3 माइनस, ये भी इसका एग्जाम्पल है हाई स्पिन का। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये ध्यान रखना है कि जनरली आउटर डी ऑर्बिटल यूज होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये पेयरिंग इनमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम इनके। एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 3 माइनस आयन, एक इसमें का हम लोग पढ़ेंगे और एक हम लोग इसमें का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेकर के पहले लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ है, और फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें वीक फील्ड लिगेंड लगे होते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 3 माइनस आयन, FeCN6 3 माइनस आयन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको आयरन का एटम फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आउटर मोस्ट शेल का। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 26, और इसका हम कौन सा स्टेट देख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2, कितना होता है
3d6 4s2, ठीक है, 3d6 4s2, और इसके अलावा 3d6 हो गया, 4s2 हो गया, और इसके अलावा 4p0, ठीक है। तो d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपको पता है, d के टोटल 5 ऑर्बिटल्स, s के सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, और p के सिर्फ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल इसके हो गए, 5 ऑर्बिटल आपको किसके दिखाने हैं यहाँ पर, d के 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इनमें हम फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले अनपेयर्ड फिर पेयर्ड, तो ये फिलिंग होगी 4s2, ये आपका हो गया। तो ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयरन एटम का, वो भी किसमें, ग्राउंड स्टेट में। अब हमें ये देखना होगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो यहाँ पे जो Fe है इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Fe3+, वो निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है, तो हम Fe3+ का क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। Fe3+ किसका, आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जहाँ से फिर से वही d ऑर्बिटल है जहाँ पे था वही नीचे बनाएंगे, sp था sb बनाएंगे, और फिर p था जो कि वैकेंट है उसको भी हम बनाएंगे, ठीक है। ये आपने बनाया। अब यहाँ पे d ऑर्बिटल कितने थे, 5, ये पांचों ऑर्बिटल आप दिखाओगे, 5 ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3+ है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो पहला इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट से निकलेगा, तो यहाँ पे 2 हैं, आउटर मोस्ट से 4 है, यानी कि ऑर्बिट 4 है, तो 4 से पूरा 2 निकल गया, तो ये पूरा वैकेंट हो गया। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी में गया है 6 वाला, वो ये है अपोजिट स्पिन का नीचे की तरफ, तो ये भी निकल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ये आपका किसके लिए है, Fe3+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बताया, जिसमें डी ऑर्बिटल में सिर्फ 5 बचे हुए हैं, और 4s में कितना है, 0 है, और यहाँ पे 4p में भी कितना है, 0। तो ये हो गया 3d5 4s0 4p 0। अब बात करेंगे लिगैंड कैसा है हमारा, ठीक है। तो लिगैंड अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगैंड के अंतर्गत आता है, जैसे कि साइनाइड है, तो साइनाइड आपका यहाँ पे लगा है, साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड के अंतर्गत आएगा। Cn- है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के अंतर्गत आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, वो भी हुन्स रूल के अगेंस्ट। तो क्या करना होगा, अगले स्टेप में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। 5 ऑर्बिटल्स आपको दिखाने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पेयरिंग स्टार्ट होगी कब, जब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का बनाएंगे, तब हमको दिखाना होता है कि पेयरिंग स्टार्ट हो। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स का आयन, ठीक है। अब इसका जब हम लोग यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाएंगे तो यहाँ पे पेयरिंग करनी होगी, क्योंकि जो Cn है, साइनाइड है, वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो बॉन्डिंग होगी। और ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे पेयरिंग करेगा, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग करेगा। यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है और बाकी 2 तो पेयरिंग करने में ऐड हो गए, ठीक है। अब आप देखेंगे तो लिगैंड जोड़ना है, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, 6। और आपको पता है एक लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, 2, यानी कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो हम यहाँ पे एक लिगैंड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, साइनाइड है, Cn- यहाँ भी है, Cn- कितने हैं, टोटल 6। और आपको पता है हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो ये तो वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ हमें फिल करना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले से 1 है, बाकी का 2 हम नहीं कर सकते। तो अब हम वैकेंट ऑर्बिटल का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने पहला ही पॉइंट लिखवाया था कि यहाँ पे जनरली वैकेंट ऑर्बिटल का बहुत ही ज़्यादा रोल है, वैकेंट ऑर्बिटल मेटल एटम के पास होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, साइनाइड, ये सभी के सभी लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, यानी कि ये एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में, जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनको क्या कर दिया इन्होंने, डोनेट कर दिया। और अगर हम
इन सभी को एक साथ देखें, इन सभी को एक साथ देखें तो आप कुछ इस तरीके से देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे देखेंगे तो D के कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 2, S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल यूज होने के बाद तब जाके कॉम्प्लेक्स बना है। तो D का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ, 2, S का 1 और P का 3। तो फॉर्मूला यानी कि हाइब्रिडेशन क्या बना, D2sp3, और D2sp3 होगा तो क्या बोलोगे आप, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन का होगा, ठीक है। और आपको क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो यानी कि स्लाइटली क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। कैसा होगा, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। याद रखिएगा मैं बता चुका हूँ कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो पैरामैग्नेटिक, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फेरोमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक का केस होता है। तो स्लाइटली कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, ठीक है। और इनका जब हम ज्योमेट्री देखेंगे तो ज्योमेट्री कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल होती है, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड फॉर्मेशन था किसका, Fe-CN6 3- का, किसके द्वारा, VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि Fe-CN6 3- यानी कि हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम लोग अगले यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का। इसमें एग्जांपल हम लोग लेंगे वो है FeS2O6 3+, या जैसे हम कहते हैं हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड के नाम से हम जानते हैं, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है वो है आपका, ये मैंने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बताया था। अब हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। याद रखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जनरली लिगेंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स लगाए जाते हैं, जैसे कि वाटर, तो वाटर हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सभी के सभी वीक फील्ड लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वो है फॉर्मेशन ऑफ FeS2O6 3+ आयन। इसका क्या करना है, हमें बताना है कि कैसे फॉर्मेशन होगा। फिर से वही काम, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। इसका ग्राउंड स्टेट में पहले आप लिख लो, आयरन का पहले ग्राउंड स्टेट में हम लोग लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट में लिखने का मतलब होगा कि हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए, 3d6 4s2 और 4p, कितने, इसमें 3 ऑर्बिटल्स, ये हो गया। और यहाँ पर 5 3d6 4s2 4p0, ठीक है। 3d6 4s2 4p0 पेयरिंग करते हैं। ये आपका पेयरिंग d ऑर्बिटल और ये आपका आउटर सेल में s ऑर्बिटल में पेयरिंग है। अब हम यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो 3+ होगा, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आयन का। अब हम इसका क्या देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से हमें क्या बनाना होगा, d ऑर्बिटल बनाना होगा, फिर हम लोग बनाएंगे s ऑर्बिटल और फिर क्या बनाएंगे, p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितने d ऑर्बिटल्स होंगे, 5, तो p में कितने होंगे, 3। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 3d5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4s 0 और यहाँ पे 4p 0, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे है, ठीक है।
इसी वजह से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन इसके और एक आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन यानी कि 3d6, ये आपका 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो आपका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स दिखाना है। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, Fe2O6 3+, और आप अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इस आयन का हमको क्या करना है, अब कॉन्फ़िगरेशन या हाइब्रिडेशन दिखाना है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो H2O है ये कैसा है, वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो ऐसे में पेयरिंग नहीं होगी। तो जैसा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है वो वैसे ही रहेगा, उसमें पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जैसे जहाँ पे था वो ऐसे ही फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे S वैकेंट हो चुका है और P भी आपका क्या है, वैकेंट है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर D ऑर्बिटल्स भी दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला आपने यहाँ पे D ऑर्बिटल भी दिखा दिया। ठीक है, क्या दिखाया आपने, D ऑर्बिटल भी यहाँ पे दिखाना जरूरी था, जिसे हम क्या कहेंगे, D ऑर्बिटल, इसके जस्ट बाद का। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ध्यान दीजिएगा, हमें वाटर को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, तो पहले इन 3 ऑर्बिटल्स को हम इलेक्ट्रॉन देंगे। वाटर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि वाटर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वीक लिगेंड का काम कर रहा है। तो 4 वाटर आपने जोड़ दिया है और 2 और जोड़ने हैं, वो D ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये हो गया वाटर, और ये भी क्या है, वाटर, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा sp3d2 इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। और हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत इसे हम क्या कहेंगे, आउटर इनर, अभी हमने बोला था इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ हाई स्पिन। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं, और बहुत ही ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कैसा नेचर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर को ये शो करते हैं। क्लियर, तो ये ज्योमेट्री है, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन भी आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका, वो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से रिलेटेड हम सबसे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बाद हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, और सेम उनको भी इसी तरीके से ही आपको करना होगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, और बाकी का तरीका जो है वो आपको यही करना है। सबसे पहले एटम का दिखाएंगे, फिर आयन का, फिर कॉम्प्लेक्स का। अगर वीक लिगेंड लगा है तो पेयरिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर वीक लिगेंड नहीं है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा होने के कारण उसकी पेयरिंग आप स्टार्ट जरूर कर देंगे। ठीक है, पेयरिंग करने पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और पेयरिंग नहीं करने पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक, कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है ये होगा dsp2। क्या होगा, dsp2। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यहीं पे टेट्राहेड्रल में आपका sp2
हाइब्रिडाइजेशन होगा। एग्जाम्पल NiCO4, ये हो गया। टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, जिंक NH3 4, 2 प्लस जिंक NH3 4, 2 प्लस CuCl4, 2 माइनस NiCl4, 2 माइनस। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके हैं? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत, जिनके बारे में आप हाइब्रिडाइजेशन यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उपयोग करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सपोज दैट ऐसे पूछ सकता है कि NiCl4 2 माइनस में ऑप्शन दे देगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3 दे देगा, D2sp3 दे देगा, या sp3D2 दे देगा, या फिर DsP2 दे देगा। पहचानना होगा कि हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, तो आपको ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको याद कर लीजिए कि निकल टेट्रा क्लोरो निकलेट जो है आपका, ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल के अंतर्गत निकल के साथ साइनाइड, निकल के साथ 4, 2 माइनस, निकल के साथ हमने क्या लिखा है? साइनाइड। ठीक है, 4, 2 माइनस, कॉपर के साथ NH3 4, कॉपर के साथ NH3 4, यहाँ पे 2 प्लस आयन। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बता सकते हो। अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा? याद रखिएगा, डायामैग्नेटिक। तो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? डायामैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे लिमिटेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। वीबीटी के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कौन कौन से लिमिटेशंस हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे लागू किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। एप्लीकेशंस आपने देख लिया, ज्योमेट्री पता चलती है इससे, हाइब्रिडेशन पता चल जाता है, हाइब्रिडेशन के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है और बॉन्डिंग भी पता चल जाती है कि बॉन्डिंग कैसी है। ठीक, लिगैंड बॉन्डिंग कब बनाएगा, कहाँ बनाएगा, किस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वो है लिमिटेशंस। बीबीटी के लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देखता है किसका? कॉम्प्लेक्सेस का। गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, गिव्स ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, ओनली द क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशंस। साथ ही साथ वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में डिस्टिंग्विश नहीं करता है, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। हमने आपको बस बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड होंगे तो उनके बेसिस पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं और वीक लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, और लेकिन ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड कौन सा है। ठीक है, अगला है आपका वो है डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, डज नॉट एक्सप्लेन द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताता है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं करता है, डज नॉट एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई लिमिटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद अब हम बात करेंगे अगला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, जो कि इस टॉपिक का यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बॉन्डिंग के अंतर्गत सेकंड है थ्योरी, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या जिसे हम CFT के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या जिसे हम क्या कहते हैं CFT के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, यानी कि किसने CFT के बारे में बताया था, तो CFT वाज प्रपोज्ड बाय वेथेवन वॉन ब्लैक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रपोज्ड बाय, ठीक है, प्रपोज्ड बाय वेथे एंड ब्लैक, वेथे एंड वॉन ब्लैक। ठीक है, तो वेथे और वॉन ब्लैक द्वारा इसको क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था, और साथ ही साथ इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, एजम्पशंस कौन कौन से हैं। ठीक, सबसे पहला है मेटल आयन एंड द लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्जेस। मेटल आयन एंड लिगेंड्स acts as a point charges। इनको ये माना गया है कि जो मेटल आयन है और जो लिगेंड्स हैं ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड द interaction between them is purely electrostatic, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनमें जो इंट्रैक्शंस होता है वो कैसा होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में पाया जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो व्हेन द लिगेंड अप्रोच सेंट्रल मेटल एटम, the electrons of the central metal atom and hence ligands repel each other। जब भी कभी लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है, अप्रोच करता है, तो ऐसे समय में जो लिगैंड्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ड्यू टू विच द d ऑर्बिटल इज स्प्लिट इनटू T2G एंड EG ग्रुप, यानी कि जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हेन ligands approach to central metal atom, the electrons of central metal atom and those of ligands, यानी कि ligands और central metal atom के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान रखिए, किसका, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है
और जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और ड्यू टू विच d orbital splits into टू ग्रुप्स। ये क्या होता है, दो ग्रुप्स में स्प्लिट कर जाते हैं। वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक है आपका T2G और एक है आपका EG। ठीक है, एक है T2G और दूसरा कौन सा है, EG ग्रुप है। और इन्हें यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स मट गए और इस प्रोसेस को इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी कि CFS का नाम देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, द d ऑर्बिटल lying in the direction of ligands experience greater repulsion। ध्यान रखिएगा, ऐसा d ऑर्बिटल जो लिगेंड की तरफ होगा वो ज़्यादा रिपल्सन फील करता है, और जो लिगेंड्स के बीच में होगा यानी कि थोड़ा दूर होगा वो कैसा होता है, लेस अफेक्टेड होता है। ध्यान रखिएगा, लिगेंड्स d orbitals near ligand, d orbitals near ligand experience greater repulsion and vice versa। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट इसी का अपोजिट, अर्थात जो इससे थोड़ा दूर होगा वो लेस अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो ऐसे समय में दो सेट बनते हैं d ऑर्बिटल के। जैसा कि आपको पता है कि d ऑर्बिटल्स जो नियर है लिगेंड्स के वो ग्रेटर रिपल्सन फील करते हैं, और जो दूर हैं उनमें क्या होता है, कम रिपल्सन फील होता है। और ऐसे समय में orbitals along the axis of ligands acquire higher energy while the orbitals lying in between the ligands have lesser energy। ध्यान दीजिएगा, orbitals along the axis of ligands acquire higher energy एंड वाइस वर्सा। और जो बीच में है d ऑर्बिटल्स वो क्या करते हैं, जो बिटवीन है, जैसे कि d ऑर्बिटल ये है मान लेते हैं, और d ऑर्बिटल में अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो साइड के जो d ऑर्बिटल्स हैं, ये साइड वाले जो d ऑर्बिटल्स हैं ये जनरली ज़्यादा रिपल्सन फील करते हैं, यानी इन पे ग्रेटर रिपल्सन लगता है। लेकिन जो बीच में है, ठीक है, वो कम रिपल्सन फील करते हैं, और इसी वजह से इनकी एनर्जी कम होती है। इनकी एनर्जी कैसी होती है, लोअर एनर्जी होती है, लेस एनर्जी होती है। और साइड की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसी एनर्जी के डिफरेंस के कारण दो सेट बन जाते हैं ऑर्बिटल्स के, T2G और EG। ठीक है, T2G और EG, और इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। द डिफरेंस इन द एनर्जी is in between the two sets of d orbitals is called crystal field energy। ध्यान रखिएगा, difference in energy in between the two set of d orbitals is known as, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, टू सेट ऑफ d orbitals is known as crystal field splitting energy, CFSE के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, CFSE के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं।
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जिसे CFSE कहा जाता है। ठीक है, और इसको एक लाइन में लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल्स। और इस एनर्जी को कैलकुलेट करने का भी कुछ फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है इक्वल टू 10 dq के बराबर। जो एनर्जी होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, ये कितना होता है 10 dq होता है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 10 dq। डेल्टा का मतलब है CFSE से। ठीक है, तो जो CFSE है वो कितना होता है 10 dq के बराबर होता है, यानी कि T2G और EG में जो डिफरेंस होता है ये कितने का होता है 10 dq के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एजम्पशन है वो है आपका द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम ऑक्यूपाई स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम ऑक्यूपाई d orbitals according to Hund's rule। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल यहाँ पे क्या होता है, मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, दोज फील लेस रिपल्सन, इनको क्या कहते हैं फर्स्ट फिल्ड, फर्स्ट फिलिंग होगा। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें लेस रिपल्शन होता है और उनको हम जनरली क्या करते हैं फर्स्ट फिल्ड करते हैं, उनमें हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके द्वारा कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है। कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है, यानी कि जो आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है कॉम्प्लेक्स में कोवैलेंट कैरेक्टर को भी बताता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय CFSE, स्टेबिलिटी को भी बताता है। कौन बताएगा, CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बताएगा। और ये आपका डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड जो है किसका, CFSE का डिपेंड करता है अपॉन द नेचर नंबर ऑफ लिगेंड्स एज वेल एज अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेचर एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इस पर भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो है ये डिपेंड करता है नेचर पर, नंबर ऑफ लिगेंड्स पर और साथ ही साथ ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला है वो है आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी आपको समझनी है। ठीक है, एजम्पशंस आपने पढ़ लिया CFT का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। बेथे और वान ब्लैक ने इसको प्रपोज किया था और साथ ही साथ इसमें स्प्लिटिंग यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्यों कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसे में जो ऑर्बिटल है वो दो एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है स्प्लिट कर जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मतलब जो d ऑर्बिटल्स हैं जो लिगैंड की एक्सिस पर होते हैं, मतलब इधर के, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो लिगैंड की एक्सिस पे, जैसे ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इनको ग्रेटर रिपल्सन फील होगा क्योंकि लिगेंड्स यहाँ पे से आ रहे हैं और लिगेंड्स यहाँ से आ रहे हैं, तो एक्सिस के अबाउट जो हैं बाकी के मिड के जो हैं इनको कम रिपल्सन फील होता है और इसी वजह से T2G और EG ऑर्बिटल्स में ये क्या हो जाते हैं स्प्लिट कर जाते हैं। ठीक है,
और दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो 10 dQ के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आपने यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया है और अब हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसके लिए तो पहले आपको एक टेबल समझना होगा और उस टेबल के से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन ऑफ CFSE। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखो आप कि मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन के बाद लो स्पिन स्टेट और हाई स्पिन स्टेट। लो स्पिन स्टेट है, इसका निकालना है आपको, और इसी के साथ साथ आपको हाई स्पिन स्टेट का भी निकालना होता है। लो स्पिन स्टेट तब निकालेंगे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, और यहीं पे हाई स्पिन स्टेट अगर है, हाई स्पिन स्टेट है, तो ऐसे समय में यहाँ पर क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा। ठीक है, तो लो स्पिन स्टेट का हम अलग निकालेंगे और हाई स्पिन स्टेट का अलग CFSE निकालेंगे, इसे डेल्टा O से लिखा जाता है, और उसका भी हम CFSE निकालेंगे, जिसे डेल्टा O से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, वो है आपका D4, D5, D6 और D7। D4, D5, D6 और D7। ठीक, D4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर T2G ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चलता है, तो T2G नीचे है और EG इसके जस्ट ऊपर है। EG में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2, और T2G में टोटल कितने हैं, 3। ठीक है, ये है आपका D4 का। ऐसे ही सब में हम बना लेते हैं, क्योंकि नीचे आपका T2G है और ऊपर क्या है इसमें, EG। T2G और EG, T2G और फिर क्या है, EG। ठीक है, सब में आपको नीचे में 3 ऑर्बिटल दिखाने हैं और ऊपर आपको टोटल 2 दिखाने हैं। तो ये हो गया T2G और ये हो गया EG, T2G EG और T2G EG, T2G और ये हो गया आपका EG। ठीक है, फिलिंग कैसे करेंगे, D4 में अगर T2G की बात करें तो ये बीच में होता है, तो इसकी एनर्जी लो है, और इसलिए सबसे पहले फिलिंग T2G में करेंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4 ये फिलिंग हो गया। D5 में करेंगे तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल में पहले और फिर बाद में हायर एनर्जी। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब D7 का करेंगे तो D7 में 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि EG में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का है। अगर आप देखेंगे तो T2G का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, 0.4 होता है, और माइनस में 0.4 है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। T2G का जो एनर्जी होता है वो माइनस में 0.4 DQ होता है, और आपको ये ध्यान रखना है कि T2G में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो माइनस में 0.4 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी CFSE हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस में 1.6। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अगले में आप देखेंगे तो T2G यहाँ पे 5 है, और T2G में ही सिर्फ है, EG में नहीं है, तो EG का हम यहाँ पे CFSE नहीं रखेंगे। तो ऐसे समय 5 इंटू माइनस 0.4 कितना हो गया, माइनस में 2.0, माइनस में कितना आ जाएगा, 2.0। यहाँ पे आप देखेंगे T2G में 6 है, तो 6 इंटू माइनस 0.5 यानी कि माइनस में कितना मिला, 2.4, माइनस में 2.4। ध्यान रखिए कि अगर T2G है तो उसके लिए माइनस में 0.4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के नंबर से, और अगर EG है तो इसके लिए माइनस 0.6 से और इंटू इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर आप प्लस करिएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे देखेंगे तो T2G में टोटल 6 है और EG में 1 है,
तो पहले T2G का हम कर लेंगे। T2G में 6 है तो 6 इंटू माइनस 0.4, क्योंकि T2G का मैंने लिखा है माइनस में 0.4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होता है प्लस, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है Eg में, तो एक इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 0.6 मिलेगा। इसको कैलकुलेट करें तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस में 1.8, माइनस में 1.8, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2.4 आता है और उसमें प्लस 0.6 करेंगे तो CFSE की वैल्यू माइनस 1.8 के बराबर आएगी। ठीक है, सेम यही चीज़ हम हाई स्पिन स्टेट में करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, वीक लिगेंड होगा। हमारे पास क्या होगा, वीक लिगेंड फील्ड लिगेंड होगा। तो चलिए सेम यही चीज़ हम कहाँ पे करेंगे, हाई स्पिन स्टेट में। ठीक, तो हाई स्पिन स्टेट में फिर से वही काम, T2G और क्या बनाना है आपको, Eg बनाना है। सब में यही आपको करना होगा, T2G और क्या बनाना है, Eg बनाना है। यहाँ पर भी आपको Eg और T2G बनाना है और यहाँ पर भी आपको Eg और T2G बनाना है। सब में ऊपर में 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पहले में अगर आप देखेंगे हाई स्पिन स्टेट, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 5 है। हाई स्पिन के लिए अगर हम देखें तो D4 था और D4 में अगर आप देखेंगे तो D4 में कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और 4, यानी कि हाई स्पिन में Eg में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिलिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये आपका हाई स्पिन में चला गया। यहाँ पे 6 है तो कैसे फिलिंग करेंगे, 1 2 3, फिर Eg में जाएगा 4 5, फिर वापस आएगा किसमें, T2G में। और यहाँ पे 7 है तो फिर वही काम करेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर वापस आएंगे 6 और 7। तो ऐसे करने पे आपको CFSE यहाँ से कैलकुलेट करना है। इसके लिए CFSE निकालेंगे तो 4 इंटू 0.4 वो भी नेगेटिव में, प्लस 3 इंटू 0.4 माइनस में, क्योंकि T2G में 3 है, और प्लस 0.6 क्योंकि यहाँ पे 1 है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू माइनस 0.4 प्लस 0.6 इंटू 2 करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 नीचे है T2G में और 2 कहाँ पे, Eg में है, तो 4 इंटू माइनस 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6। ठीक है, और यहीं पे अगर आप इसके लिए करेंगे तो इसके लिए करना पड़ेगा आपको 5 इंटू माइनस 0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 करके सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये आपने ऑर्बिटल की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी देखी है, तो इसे हम पेयरिंग एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जनरली आप D1 और D9 का भी कॉन्फ़िगरेशन का भी, या D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन तक का आप आसानी से हाई स्पिन स्टेट और लो स्पिन स्टेट में निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी CFSE की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है, और वहीं पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है। तो स्प्लिटिंग का सिर्फ डायग्राम हमें समझना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है। आपने यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लिया है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि T2G के लिए कितना लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस 0.4 और Eg के लिए प्लस में 0.6। ठीक है, अगला है वो है आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि ये एनर्जी का लेवल है।
एनर्जी के लेवल में यहाँ पे हम 5 ऑर्बिटल दिखाएंगे, जो कि कौन से होंगे, डी ऑर्बिटल होगा, वो भी फ्री आयन में। 1 2 3 4 5 ये है डी ऑर्बिटल्स इन फ्री आयन। फ्री आयन में कितने हैं, टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। और इन्हें हम क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी के रूप में, यानी कि जब हम इनको स्प्लिट कराएंगे तो इनकी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी, तो ये एनर्जी इनका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, ये सभी के सभी इनका एनर्जी आप देखेंगे फ्री आयन से ज़्यादा है, तो क्रिस्टल फील्ड में देखेंगे तो ज़्यादा है, और ये अब यहाँ से क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। तो एक ऐसे और एक इस तरीके से हम बता दें, 2 पार्ट में स्प्लिट कर गए, एक है T2G और एक है आपका EG। ये आपका है बारी सेंटर, क्या है, बारी सेंटर। ठीक है, जो मिड पॉइंट से जा रहा है वो क्या है, बारी सेंटर। और ऊपर आपको EG दिखाने हैं, यानी कि 2 ऑर्बिटल, और नीचे आपको 3 ऑर्बिटल्स दिखाने होंगे। ठीक है, ऊपर जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, EG, और ये है आपका T2G। ठीक है, बारी सेंटर से T2G की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -0.4 डेल ओ, -0.4 डेल ओ। और यहीं पे बारी सेंटर से ऊपर की तरफ EG है, इसलिए यहाँ पे कितना है, प्लस में 0.6 डेल ओ, यानी कि ऑर्बिटल का यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है। और टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है वो कितनी है, डेल ओ के बराबर है। ठीक है, T2G में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं आपको यहाँ बताना होगा। वो है आपका dxy, dyz, dzx, और यहाँ पे ये होगा dz² और dx² माइनस y²। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स आपको याद रखना होगा। किसके लिए हम कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर हम किसके लिए देखें, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में देखें, ध्यान रखिएगा, स्प्लिटिंग हमने पढ़ी है ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ये है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दिखाएंगे। तो इसी में हम आपको चेंज करके बता देंगे कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी जाए तो कैसे हम लोग इसको मेंशन करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको यहाँ पर और इसको नीचे ला देना है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाएंगे आप, और यहाँ एक 3 दिखा देंगे। ऊपर हो जाएगा T2G, ऊपर हो जाएगा कितना, T2G, और नीचे हो जाएगा आपका EG लेवल। नीचे जो है ये आपका है dz² dx² माइनस y², और ये हो जाएगा dxy dyz और dzx हो जाएगा। ये जो एनर्जी है ये अब आ जाएगी प्लस में 0.4 डेल्टा ओ। रीजन क्या है, बारी सेंटर से ऊपर T2G गया है, अभी बारी सेंटर से नीचे था तो हम नेगेटिव ले रहे थे, बारी सेंटर से ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा ओ की जगह हम डेल्टा टी लिखेंगे, क्योंकि इसे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान चुके हैं। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से था। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो बारी सेंटर से T2G के लिए वो प्लस में 0.4, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो माइनस में 0.6 डेल्टा टी होगा, माइनस में 0.6 डेल्टा टी होगा। ठीक है, और ये एक तरीके से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो आपको जब भी कभी टेट्राहेड्रल फील्ड दिया जाए तो ऐसे समय में EG को नीचे रखना और T2G को ऊपर रखना है, और जब आपको ऑक्टाहेड्रल दिया जाए तो ऐसे समय में T2G नीचे रखना होता है और EG ऊपर रखना होता है। जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन फिल करके,
वो जनरली आपके ऑक्टाहेड्रल के लिए था, क्योंकि वहाँ पे हमने T2G नीचे रखा था और EG को ऊपर रखा था, ठीक है। तो वो तो और हमने उसी फॉर्मूले से लगाया था तो ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो वो ध्यान रखिएगा कि जो D1 से लेकर के D9 तक की फिलिंग हमने अभी बताई, यानी कि D4 से स्टार्ट किया था, D4, D5, D6, D7, ठीक है। बाकी का D9 तक का भी आप कर सकते हो। तो ये हमने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए रीजन क्या था, फॉर्मूले से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वहाँ पे जब T2G में था तो माइनस हम 0.4 से मल्टीप्लाई करते थे, और जब EG में इलेक्ट्रॉन था तो प्लस में 0.6 है, ठीक है। तो बाहरी सेंटर के ऊपर था, लेकिन यही चीज़ अब रिवर्स हो गया किसमें, टेट्राहेड्रल फील्ड में। क्लियर। और इसी के साथ साथ आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।